हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मज्जा धातु। हमने अस्थि धातु तक कंप्लीट कर दिया है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मज्जा मज्जा धातु, जो बोन के अंदर रहता है। मज्जा धातु में हम क्या पहला देखेंगे? निष्पत्ति, कंक्लूजन। मज्जा ही क्यों है ये? मज्जति अस्थिधु इति मज्जाह। जो अस्थियों के भीतर निम्न रहे उसे मज्जा कहते हैं। जो अस्थियों के अंदर, देखो अस्थि, ये अस्थि है, अगर ये बोन है, इस बोन को ऐसे फॉर्म में इस लेटरल में काटा जाए तो यहाँ जो अंदर रहता है भीतर, उसको क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। यह छठवीं धातु है तथा अस्थि धातु के बाद बनती है। ठीक है, अस्थि धातु मज्जा धातु का पोषण करता है। क्या करता है? अस्थि धातु मज्जा धातु का पोषण करता है। मज्जा धातु का पोषण करता है। ठीक है। मज्जा का स्वरूप, स्थान एवं भेद। मज्जा दिखता कैसा है? मज्जा कहाँ रहता है? मज्जा कितने प्रकार के होते हैं? अब हम ये तीन पढ़ने वाले हैं। मज्जा दो प्रकार की होती है। एक पित्त मज्जा, जो येलो बोन मैरो जिसे कहते हैं, वो बड़ी नलक अस्थियों में होती हैं। देखो, बड़ी जितने भी लॉन्ग बोन है उसके मिडल में पाई जाती है, हॉलो स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है? पित्त मज्जा। इसमें क्या पाया जाता है? पित्त मज्जा। इसमें मेद कण अधिक होते हैं पित्त मज्जा के अंदर। अब होता है रेड बोन मैरो, जो अस्थियों के प्रांत भाग पूर्व में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये रक्त मज्जा अस्थियों के प्रांत भाग रूप में पाया जाता है। इसमें रक्त एवं श्वेत रक्त कणों का निर्माण होता है। मस्तिष्क में स्थित मज्जा शीर्षस्थ स्नेह कहलाती है। देखो, शीर्षस्थ स्नेह कहलाती है। जो मस्तिष्क के अंदर मज्जा होती है, जैसे गायरा एंड सरकाय को मज्जा कहा गया है यहाँ, और शीर्षस्थ स्नेह कहलाता है। अभी डलहन के अनुसार इसका मज्जा का स्वरूप कैसा है? विलीन घृत, मतलब पिघले हुए घृत के समान होता है। विलीन घृत मतलब पिघले हुए घृत के समान मज्जा रहता है। जैसे हम लोग कोई चीज को पिघला देते तो कैसा वो दिखता है, वैसा ही दिखता है ये मज्जा। वैदिक शब्द सिंधु के अनुसार क्या है? अस्थानाम शुद्ध स्नेह भागो, अर्थात मज्जा अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग होता है। मज्जा क्या होता है? अस्थि का शुद्ध शुद्ध स्नेह भाग को मज्जा कहते हैं। ठीक है। मज्जा धातु का उत्पत्ति, निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी हम यहाँ देखेंगे। सीधी सी बात है, फॉर्मेशन कहता है मेदो अस्थि ततो मज्जा। जैसे सभी आचार्यों के अनुसार अस्थि धातु से मज्जा की उत्पत्ति होती है, मतलब अस्थि धातु ही मज्जा धातु का पोषण करता है। तो सिंपल सी बात है, तो अस्थि से ही मज्जा का निर्माण होगा। ठीक है, मेद धातु से अस्थि धातु का निर्माण होता है, अस्थि धातु से मज्जा धातु का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? मज्जा अग्नि की क्रिया से प्रसाद अंश मज्जा धातु बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्थूल भाग भी कहते हैं। और एक कीट भाग होता है, तो कीट अंश से क्या बनता है? मज्जा का मल बनता है। ठीक है, आहार रूप स्नेह पाचन अग्नि भूत अग्नि एवं धातु अग्नि की क्रियाओं से धातुओं का पोषण करता है। अस्थि अग्नि से अस्थि निर्माण के समय वात के संयोग से अस्थियों में नलिकाएं एवं छिद्र बनती हैं। देखो, क्या है? ये सब पाचन अग्नि भूत अग्नि और धातु अग्नि की क्रिया से धातु का पोषण होता है। अस्थि अग्नि से अस्थि का निर्माण के समय वात मतलब एयर संयोग से अस्थियों के अंदर क्या होता है? छिद्र हो जाता है। जो कि ये क्या होता है? वात क्या करता है? बोन के अंदर हॉलो स्पेस और क्या करता है? होल क्रिएट करता है, जिसे ज्यादा वात प्रकोपित लड़कियों के अंदर आपने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन के अंदर छेद होने लग जाता है, वीक हो जाता है। क्यों? के लिए ज्यादा छेद हो जाने से वीकनेस आ जाती है बोन के अंदर। तो वात इसके अंदर हो जाता है। वात से क्या हॉलो स्पेस क्रिएट होता है, फिर उसके अंदर स्नेह भाग जो रहता है उसे मज्जा कहने लगते हैं। देखो, स्नेह मेद का स्नेह भाग से भरकर मज्जा हो जाता है वो।
करोति तत्र सौशीर्यमस्तानं मध्यो समीरानः मेदोस्तानि पूर्णयते स्नेहो मज्जा तत्स्मृतम। चरक चिकित्सा स्तंभ 15/31 और 22 में दिया है। अर्थात वायु अस्थियों में शुष्कता खोखलापन उत्पन्न करती है, जो मेद के स्नेह भाग से भरकर मज्जा कहलाती है। सिंपल सा, हमने ऊपर भी यही देखा, सभी आचार्य एक ही चीज कहते हैं, वायु अस्थियों के अंदर खालीपन खोखला कर देती है और मेद के स्नेह भाग से भरकर उसे मज्जा कहने लगते हैं, मज्जा की संख्या दी जाती है। मज्जा की पंच भौतिक संगठन। मज्जा का पंच भौतिक संगठन मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में से इसके अंदर कौन से महाभूत रहते हैं, ये भी देखें। मज्जा आप्यम, मज्जास्नि सौम्यम, मतलब अर्थात मज्जा में जल महाभूत की प्रधानता होती है। सिंपल सी बात, इसके अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, इसलिए। मज्जा का प्रमाण, एको मज्जाजय। आचार्य चरक के अनुसार मज्जा धातु का प्रमाण 1 अंजलि माना है। प्रमाण, अंजलि प्रमाण किसने दिया है? अंजलि प्रमाण दिया है आचार्य चरक जी ने। अंजलि प्रमाण का वर्णन किया है। और अंजलि प्रमाण यूज क्यों किया जाता है? अंजलि प्रमाण यूज किया जाता है लिक्विड द्रव्य को नापने के लिए। तो मास के अंदर अभी देखोगे, मास धातु के अंदर कोई प्रमाणों का वर्णन नहीं मिलेगा, प्रमाण नहीं बताया, क्यों के लिए वो पृथ्वी गुण वाला होता है, वो क्या होता है, घनत्व होता है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रमाण का वर्णन नहीं मिलेगा। और जहाँ पे रस देखोगे, रक्त देखोगे, शुक्र देखोगे, तो वो सब में, मज्जा देखोगे, तो ये सब में क्या होगा, अंजलि प्रमाण का यूज किया गया है। और अंजलि प्रमाण क्या होता है? अंजलि प्रमाण, अगर 2 हाथ को हम मिलाते हैं और जो रिक्त स्थान बनता है मिलाने के बाद, ऐसा रिक्त स्थान बनता है, उसे 1 अंजलि कहा जाता है। तो मज्जा धातु का प्रमाण कितना बताया गया? 1 अंजलि बताया है। मज्जा धातु करता क्या है? मज्जा प्रतीतम स्नेह बलम शुक्र पुष्टितम पूर्णमस्तानम च करोति। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7 में दिया है। अस्थि में मज्जा रहता है, मज्जा के कार्य है प्रीति, स्नेह, बल प्रदान करना, शुक्र का पोषण करना। क्यों के लिए क्या है? सेकेंड लास्ट है धातु है, सेकेंड लास्ट धातु है, तो ये किसका पोषण करेगा? शुक्र का पोषण करेगा, ठीक है। बल प्रदान करेगा, शरीर के अंदर मज्जा रहेगा, जब बोन भरा भरा सा रहेगा तभी शुक्र का निर्माण होगा। शुक्र क्या है? हमारे बॉडी की शक्ति है। अगर इसी का हम शुक्र को शरीर से निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? शरीर पतला हो जाता है, काम नहीं करने का मन करता है, चेष्टा खत्म हो जाता है। स्नेह, शरीर के अंदर चिकनापन प्रदान करता है। अस्थियों के सुशील स्थानों का पूर्ण करता है। मज्जा जब भरा हुआ रहता है बोन के अंदर, तो क्या रहता है, बोन भी स्ट्रांग फील होता है, ठीक है, जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। यह स्नेह युक्त होने से शुक्र समान गुण युक्त होती है तथा अपने पूर्व धातु मेद के तरह शरीर का स्नेहन करती है। मज्जा क्या करता है? शुक्र के गुण के का जैसा होता है ये, तो ये क्या करता है, शुक्र का पोषण करता है और अपने पूर्व धातु, जैसे पूर्व धातु कौन सा हुआ इसका, मेद धातु की तरह स्नेहन करता है। और अपने उत्तर धातु, शुक्र क्या है, उत्तर धातु है इसका, तो उत्तर धातु का ये क्या करता है, पोषण करता है।
मज्जा विशेषतो अस्थिनां च बलकृत स्नेह हितः। चरक सूत्रस्थान 13/17 में बताया है कि आचार्य चरक ने क्या बताया है। मज्जा सर्व शरीर में स्नेहन का और बल प्रदान करता है। ठीक है, स्नेहन चिकनापन लाता है और शरीर में शक्ति प्रदान करता है। और यही वाग्भट ने क्या बताया, मज्जा स्नेहन बल अस्थि को भरता है और शुक्र का पोषण करता है। ये एग्जैक्ट आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना, सेम आपको मार्क्स मिल जाए। मज्जा क्या करता है, स्नेहन करता है, बल प्रदान करता है, अस्थि को भरता है, क्योंकि हॉलो बोन होता है जो, उसको भरने का काम कौन करता है, मज्जा करता है। और क्या करता है, उत्तर धातु का पोषण करता है। तो शुक्र क्या है, उत्तर धातु है, किसका, मज्जा का, तो उसी का वो पोषण करता है। ठीक है, मज्जा व स्रोतस, मज्जा जिसमें से ट्रेवल करता है वो चैनल को मज्जा व स्रोतस कहते हैं। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार मज्जा व स्रोतस का मूल क्या है बताया, अस्थि और संधियां, यही दो जगह मज्जा व स्रोतस रहता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कोई वर्णन नहीं किया है। मज्जा की उप धातु और एवं मल, चरक और सुश्रुत ने उपधातु नहीं बताया मज्जा का, जबकि षाडंगर ने केश और रोम मज्जा का उपधातु बताया है। ठीक है, षाडंगर उपधातु किसी आचार्यों ने नहीं बताया है, न चरक और सुश्रुत ने, मगर षाडंगर के अनुसार मज्जा का उपधातु के केश और रोम है। नेत्रविद त्वचुष स्नेहो, अर्थात नेत्रमल एवं त्वचा के स्नेह अंश मज्जा के मल होते हैं जो त्वचा को स्निग्ध रखते हैं। अभी देखो, चरक और सुश्रुत ने दोनों ने एक बताया, नेत्र के मल और त्वचा के स्नेह अंश जो मज्जा का मल कहलाता है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने उपधातु तो नहीं बताया, बट षाडंगर ने इसका उपधातु बताया है, केश और रोम। बट मल आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने बताया, नेत्र का मल और त्वचा का मल क्या होता है, मज्जा का मल कहलाता है। अगर मज्जा शरीर में बढ़ जाए, अगर मज्जा की वृद्धि हो जाता है और मज्जा का क्षय हो जाता है तो क्या होगा, क्या लक्षण दिखेगा। ठीक है, अब हम उसको पढ़ने वाला, मज्जा क्षय हो जाने पे उसके क्या लक्षण दिखेंगे। मज्जा क्षय, अल्प शुक्रता, पर्व भेदो अस्ति, निस्वोदो अस्थि शून्यता च। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/13 में बताया है, मज्जा क्षय अस्थियों में खोखलापन ला देता है। अभी देखो मज्जा क्या करता है, सिंपल सी बात, इसकी वर्किंग देख लो। हाँ, वर्किंग इसकी क्या है मज्जा की, वो क्या करता है, बोन की फीलिंग करता है, बोन को भरता है, भरता है। अगर यही कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, बोन हॉलो हो जाएगा, मतलब खाली खोखलापन हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया ना, खोखलापन, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या बताया है, अब मज्जा कम हो गया, मज्जा क्या करता है, शुक्र का पोषण करता है, पोषण करता है। तो मज्जा ही जब कम हो, यही कम है, कम क्वांटिटी में है, तो ये भी तो कम क्वांटिटी में पोषण होगा, या इसका निर्माण ही ना हो शुक्र का। तो अल्प शुक्रता, पूर्व मेद, अस्थि तोड़, अस्थि शून्यता, जब अस्थि के अंदर खालीपन रहेगा, अस्थि के अंदर कोई है ही, कुछ है ही नहीं भरा हुआ, तो अस्थि तोड़ हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कहीं से भी ब्रेकेज हो जाएगा अस्थि के अंदर। तो जैसे हमारा अल्ना और रेडियस देखोगे, जैसे एजेड आदमी जैसे 40-50 के ऊपर जाता है, तो अल्ना और रेडियस के अंदर देखना कभी भी ना, यहाँ पे कॉमन फ्रैक्चर दिखता है हेड ऑफ रेडियस पे। चरक ने क्या बताया, श्रियंत यु च स्थीनि दुर्बलानि लघुनि च प्रतातम वात रोगिणी शीनो मज्जानि देहिनाम। चरक सूत्रस्थान 17/68 में बताया, अस्थियां टूटती हुई प्रतीत होना, अस्थियां दुर्बल व हल्की, सदैव वात रोगी रहना। देखो, जब अस्थि अस्थि के अंदर कुछ भरा ही नहीं है, जैसे हम यहाँ देखते हैं अस्थि के अंदर कुछ भरा ही नहीं है, तो ये खाली है, ये खाली हो गया। तो ये खाली है, तो ये वात ने इस स्पेस को क्रिएट किया था, हॉलो स्पेस, जिसके अंदर मज्जा पूर्ण करता था अस्थि के अंदर। तो इसके अंदर वात भरा हुआ रहेगा, तो एनी टाइम वात रोग रहेगा उसे। और कैसा फील होगा कि अस्थि टूटता हुआ फील होगा, और शक्ति कम रहेगी, क्योंकि लिए पतला सा हो जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं, मज्जा नहीं रहेगा तो शक्ति ही नहीं रहेगी। अष्टांग हृदय क्या कहते हैं, अस्थियों में खोखलापन हो जाएगा, भ्रम,
तिमिर दर्शन हो जाएगा, मतलब आगे ना आंखों के आगे अंधेरा छाना लगेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा भ्रम रहेगा, अंधेरा छाएगा तुम्हें, अस्थि में वेदना हो जाएगी। वाग्भट क्या कहते हैं? सुशीरता, अस्थि वेदना, बोन के अंदर दर्द होगी, पतला दुर्बलता आ जाएगा, भ्रम होगा, तमोदर्शन होने लगेगा आपको। अगर यही शरीर में मज्जा बढ़ जाए, मज्जा बढ़ जाएगा तो शरीर गुरुता जैसी दिखेगी, भारी भारी सा दिखेगा, मोटा सा एकदम, मतलब बलवान लगेगा, नेत्रों में गुरुता आ जाएगी, ठीक है। मज्जा सर्वांग नेत्र गौरव च सुश्रुत सूत्रष्टान 15/19 में बताया है। सुश्रुत ने सर्वांग एवं नेत्र में गुरुता, भारीपन आ जाए, सर्वांग मतलब सारे शरीर के अंदर भारीपन आ जाएगा। वाग्भट, नेत्र व शरीर में लालिमा और भारीपन, नेत्र और शरीर में लालिमा और भारीपन, पूर्व स्थलों में स्थूल मल मूल व पीड़ायुक्त पीड़िकाएं, नेत्र में लालिमा हो जाएगा, शरीर में भारीपन होएगा, पूर्व स्थलों में पीड़ा युक्त पीड़िकाएं हो जाएंगी, ठीक है। अर्थात अगर बढ़ा हुआ मज्जा शरीर में, नेत्र में भारीपन तथा अस्थियों पूर्वों में कष्ट साध्य अरुषिकाएं उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अगर मज्जा शरीर में बढ़ जाएगी, नेत्र और शरीर में भारीपन तथा अस्थि भरी हुई रहेगी तो कष्ट साध्य अरुचिकाएं उत्पन्न करती हैं, ठीक है। ये देखो, एक्स्ट्रा बोन्स का निर्माण हो जाना, मतलब बोन ही फट के बाहर आ जाएगा, जैसे मोटे मोटे आदमी को देखोगे, जैसे वो होता है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर बोन बड़ा बड़ा सा दिखने लग जाता है, तो वैसा ही हो जाएगा। मज्जासार पुरुष के लक्षण क्या रहेंगे? मज्जासार पुरुष के लक्षण क्या? पतले अंग, बलवान, स्निग्ध, स्वरवर्णी, बड़े व गोल गोल संधियों वाले, दीर्घ आयु, धन, विज्ञान, पुत्र एवं सम्मान युक्त होंगे। जैसे देखो, जो बलवान होता है वो बहुत धैर्य शांति से काम करता है, अपने काम पे गोल पर फोकस रहता है उसका कि उसको क्या करना है, तो वही चीज बताया गया है। जब उसकी बॉडी अच्छी रहेगी तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो सारे काम अच्छे से करेगा, ठीक है। तो वही बताया, तो दीर्घायु, धन, विज्ञान, पुत्र एवं सम्मान युक्त रहेगा वो। और सुश्रुत भी क्या बोलते हैं? दुर्बल नहीं रहेगा, उत्तम बल युक्त रहेगा, स्निग्ध होगा, गंभीर स्वर वाला, सौभाग्यशाली होगा, सौभाग्यशाली होगा एवं बड़े नेत्र वाला होगा। कफ पित्त, कफ पित्त रक्त और मज्जा के संबंध। कफ पित्त रक्त और मज्जा में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, अब हम वो देखें। बल शुक्र रस, बल शुक्र रस श्लेष्मा मेदो मज्जा विवर्धना मज्जा विशेषतो अस्थानां च बलकृत स्नेहो स्नेहन हितम। चरक सूत्र स्थान 13/17 में बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया है? मज्जा और कफ दोनों स्नेह व वृद्धि कार्य करते हैं, एक की वृद्धि और क्षय से दूसरे की भी प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ना ही ना, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है। मज्जा और कफ, अगर कफ गिरा तो मज्जा भी गिरेगा, अगर मज्जा बढ़ा तो कफ बढ़ेगा, ठीक है। और रक्त का क्या संबंध है? अभी हम रक्त का संबंध देखेंगे। रक्त में मज्जा रस वृद्धि करती है, ठीक है। रस के पोषक तत्व रक्त वृद्धि करते हैं, ठीक है। रस के पोषक, तो क्या होगा? रस की वृद्धि होने से रक्त की वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। मज्जा क्या करता है? मज्जा क्या रस वृद्धि करती है, ठीक है। क्यों के लिए हमने देखा था, लाल मज्जा कर्ण के अंदर क्या करता है? रस की वृद्धि करता है, रस की वृद्धि कराता है। तो मज्जा रस की वृद्धि कराता है, तो मज्जा बढ़ने से रस बढ़ेगा, रस बढ़ेगा तो रक्त बढ़ेगा, सीधी सिंपल सी बात। मज्जा और पित्त दोनों स्नेहन करते हैं। आधुनिक मतानुसार बोन मैरो में पित्त की ऊष्मा से रक्त निर्माण होता है, बोन मैरो में पित्त की ऊष्मा से रक्त निर्माण होता है, तो यही यही इसका रिलेशन है कि पित्त की ऊष्मा से रक्त का निर्माण होता है। तो मज्जा क्या करता है? मज्जा क्या करता है? ये भी स्नेह करता है, स्नेहन करता है, और पित्त क्या करता है? पित्त भी स्नेहन करता है, पित्त भी क्या करता है? स्नेहन करता है, ठीक है। अब इसको आप अपने बुक से एक बार रीडिंग कर लेना और इसको पढ़ लेना, ये पूरे नोट्स एकदम प्रॉपर बनाए हुए हैं वर्ड टू वर्ड।
अब यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।